नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत भोपाल की खबर से करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं। आरोप है कि 2019 के चुनाव में पैसों की हेराफेरी की गई थी और कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के 3 आईपीएस अफसरों पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं। तो सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अफसरों पर ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए हैं। तो सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने ये जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, 3 आईपीएस बी मधु कुमार बाबू, सुभोजन बनर्जी और संजय माने, इसके साथ ही अरुण मिश्रा ये अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। और विस्तार से जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का रुख करेंगे। लाइव हमारे साथ फोन जुड़ गए हैं। आशीष जी, पूरा मामला सबसे पहले विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे, किस मामले में एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से मुश्किलें अब कमलनाथ की बढ़ सकती हैं? देखिए जया, अप्रैल 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने राजधानी भोपाल समेत 52 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिजनों के अलावा उनके जो सहयोगी थे, इनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें प्रवीण कक्कड़, आर.के. मिगलानी के अलावा मोजरवियर कंपनी के रितुल पुरी और अश्विनी शर्मा, इनके 52 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। और उस दौरान जो रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें धन के पैसों, काले धन को लेकर मामला निकलकर सामने आया था और अनऑफिशियल वे में इसका ट्रांजैक्शन किया गया था। इसी को लेकर यह पूरा मामला है। चूंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 132 के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई थी और उसमें यह बात निकलकर सामने आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा जो 3 अधिकारी हैं आईपीएस बी मधु कुमार बाबू, सुशोभन बनर्जी, संजय माने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा, इनका इसमें मामला, इनका हाथ निकलकर सामने आया था, इनकी संलिप्तता थी। तो इसी को लेकर ये लगातार रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई। भारत निर्वाचन आयोग के बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को यह रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2020 को मिली है और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के लिए कहा है अरुण कुमार मिश्रा पर। और इसके अलावा केंद्रीय जो सचिव है, उनको केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, गृह विभाग के अधिकारियों को, कि तीनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। दरअसल इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय में कई बड़े विभागों में नीतियों में बदलाव किया गया था और उन नीतियों में बदलाव किए जाने से जो टेंडर मिलते हैं वो देश के नामी गिरामी कंपनियों को मिले थे। तो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का पता चला था और इसी के आधार पर इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी। इसमें एक बात और निकलकर सामने आई थी कि कथित तौर पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मुख्यालय को भी एक बड़ी राशि भेजी गई है। पहले यह 16 से 20 करोड़ के आसपास की राशि थी, लेकिन यह और आगे बढ़ी। तो इसमें कथित लेनदेन के मामले में
3 अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई और उसी के आधार पर ये कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये जो कमलनाथ सरकार के समय में नीतियों में बदलाव किया गया था, तो इसमें कई बड़े विभाग, चाहे वो नगरीय विकास विभाग की बात हो, परिवहन की बात हो, पोषण आहार के मामले की बात हो, तो तत्कालीन मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष जी हमारे साथ जीके पाठक जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पाठक जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद सर। ये जो मामला सामने आया है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर के आदेश दिए हैं, इसके साथ ही 3 आईपीएस आईएएस अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। आपसे प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर जानेंगे सर, ये जो मामला सामने आया है। देखिए, वैसे क्या, मैंने तो केवल समाचार पत्र में पढ़ा है, पत्र का मजमून नहीं पढ़ा है। मुझे लेकिन जो मैंने पहला एक कोई न्यूज देखा था, उसमें कुछ मतलब ऐसा नाम तो ऊपर में उल्लिखित नहीं था, लेकिन कुछ इंडिकेशन ये था कि कुछ आईएएस अफसर और कुछ आईपीएस अफसर और कुछ एक चीफ सेक्रेटरी उस समय के, उनके खिलाफ लिखा है करके। और एक आज मैंने एक अखबार में ये पढ़ा कि वो 1 महीने पहले पत्र प्राप्त हुआ था। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर मतलब जो क्या कहते हैं, चुनाव आयोग भारत सरकार के पत्र की बात की जा रही है, अगर संज्ञान लेना था तो 1 महीना हो। जी के पाठक जी, चलिए लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। सर आवाज आ रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन ये पूरा मामला विस्तार से आपको एक बार फिर से बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं। पाठक जी से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है 2019 के इलेक्शन के समय का, कितना लगभग लेन देन इसमें हुआ है, कितनी राशि इसमें हो सकती है? सर मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष जी, पाठक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पाठक जी अपनी बात पूरी करिए। तो उसमें हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। तो उसमें हमारा एक और लिखाना, अगर माना सारी चीजें जांची परखी गई हैं, उनका अन्वेषण हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस पर जो भी पक्ष है वो संबंधित विभाग को जिस पे इस पे कार्रवाई करने, उनको स्पष्ट करना चाहिए, ताकि पब्लिक डोमेन में भी आना चाहिए, ताकि लोगों को एक ट्रांसपेरेंट वे में पता लग सके कि इसके तथ्य क्या थे, क्या इसमें लीगल एक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है। और क्योंकि जब जांच हुई होगी तो जिन अधिकारियों के बारे में कहा गया उनका पक्ष भी लिया गया होगा। तो मेरे ख्याल से नहीं तो इसमें कई किंतु परंतु निरंतर जुड़ते रहेंगे और एक पॉलिटिकल इशू बनेगा। बेहतर यह है कि उस पर जिस एजेंसी को इसमें कार्रवाई के लिए लिखा गया है, जिनके खिलाफ लिखा गया है, उस पर जो 1 महीना का, जैसा आज मैंने पढ़ा 1 महीना पहले रिपोर्ट आई थी, जो भी तथ्य हैं, जो भी चीजें हैं, वो सामने आनी चाहिए। सामने आकर के क्या उसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर होकर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। वैसे भी क्या है कि कई एजेंसी ऐसी हैं, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में सालों साल कई प्रकरण पंजीबद्ध होकर पड़े रहते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, केवल पॉलिटिकल एक पब्लिसिटी टाइप की हो जाती है। फिर अगर माना किसी के, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी ये प्रकरण नहीं, कोई और प्रकरण भी है, अगर माना कोई एफआईआर होती है तो उसमें अगर जांच सिद्ध भी पाई जाती है तो संबंधित विभाग से उनके खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति देनी पड़ती है। अगर संबंधित अनुभाग नहीं देता है विभाग, तो वो विधि विभाग को जाता है, विधि विभाग दे रहा है और वो विभाग नहीं दे रहा है तो विरोध की स्थिति में कैबिनेट के पास जाता है। कैबिनेट फिर उसमें ओके करती है कि नहीं करती है। कई लोग बड़े बड़े सीनियर अफसर रिटायर्ड हो गए जिनको की अनुमति नहीं मिली और अनुमति नहीं मिलने के कारण वो केसेज आज पेंडिंग है। और मुझे जानकारी मिली कि कई सीनियर अफसर्स के खिलाफ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेज हैं उनमें मतलब जो सरकारों के पक्ष से हैं वो कभी रहते हैं उनको गवाह बना देते हैं, कभी उनको आरोपी बना देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हमारा दृष्टिकोण साफ सुथरा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अभी ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर हैं, ही इज वेरी क्लीन मैन। अगर आप उनसे पक्ष लोगे तो वो बहुत स्पष्ट, क्योंकि मुझे लीगल फैक्ट मालूम होता तो मैं आपको टू द पॉइंट बता देता है कि हाँ इस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे फैक्ट नहीं मालूम है। मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर इसमें जो भी है 1 महीना हो गया तो द थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन पब्लिक डोमेन।
सर नाम मैं आपको बता देती हूँ जिन अधिकारियों पर इनके इसमें नाम सामने आ रहे हैं। सुशोभन बनर्जी, संजय माने, वी मधु कुमार और इसके साथ ही राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा। इनकी जो है ये 3 से 4 नाम आईपीएस अधिकारियों के उजागर हुए हैं। इनके खिलाफ भी एफआईआर की बात कही जा रही है। आपसे समझना चाहेंगे जब एफआईआर दर्ज होगी तो आगे क्या इस मामले में हो सकता है, क्या ऑप्शन बचता है फिर? देखिए, अगर माना 1 महीना, पहली चीज तो आप संबंधित विभाग से जानिए, अगर 1 महीना पहले मैंने किसी अखबार की हेडलाइन में पढ़ा है कि 1 महीना पहले ये पत्र आया था जी, तो 1 महीने में जो भी निर्णय लेना होगा सरकार द्वारा उसमें तय कर दिया गया होगा। नंबर 1, क्योंकि अपन जो साक्ष्य के आधार पर संबंधित विभाग ने तय किया होगा और वो फाइनल होगा। नंबर 1 जी। दूसरी चीज, अगर माना किसी कोई, मैंने बताया आपको कि एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, साक्ष्य में सिद्ध भी पा गया, तो भी ये जो यूडब्ल्यू और लोकायुक्त के प्रकरण है इसमें इतना झंझट रहते हैं कि इसमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ चालान के लिए उस विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर माना वो अनुमति नहीं मिलती है तो भी विधि विभाग को जाता है, विधि विभाग कहता है नहीं अनुमति दी जाए, साक्ष्य है, तो विरोधाभास की स्थिति में फिर वो कैबिनेट को जाता है, कैबिनेट उस पर तय करती है कि देना है कि नहीं देना है। तो मध्य प्रदेश के, अगर आप एक जिम्मेदार चैनल से अगर आप ये देखेंगे कितने ऐसे प्रकरण हैं जिनमें कि नहीं हुआ है, तो वो स्पष्ट होगा कि क्या हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहते हैं कि या मेरा अधिकारी, अपना अधिकारी, मेरे पक्ष का अधिकारी, उनके पक्ष का अधिकारी, इस क्रम में हम जुड़ जाते हैं जी। तो ये मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये केवल सिस्टम का इशू है कि सरकार किसी की भी आए, हम ट्रांसपेरेंट वे में अगर काम करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी पे लगाम रहेगी। अगर हम मेरा तेरा पे करेंगे तो लगाम नहीं रहेगी। वो धड़ों में बटे हुए लोग रहते हैं, कोई पदों पर रहते हुए इनडायरेक्ट सारा काम करते हैं, क्या क्या करते हैं आपको भी मालूम है। तो ये इस पर हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक नया ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रदेश के हित में डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि सरकार कोई भी हो लेकिन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब आईपीएस आईएएस अधिकारियों पर सवाल उठते हैं और उनके खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो फिर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं और यही कारण है कि लोग भरोसा नहीं कर पाते? नहीं, भरोसा क्या है कि कई बार ऐसा होता है, कई बहुत टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट रहते हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे होते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उनको चीफ सेक्रेटरी बना देती हैं और किसी पदों पर बैठा देते हैं। तो वो तो अब कैसे क्या है, सरकार जिसकी होती है उसको ये सोचना चाहिए क्या हम जो कर रहे हैं ये पब्लिक लोक हित के लिए है कि नहीं जी। उनकी पार्टी के लिए हित के हो सकता है, उनके हित के लिए हो सकता है, लेकिन लोक हित की हम बात नहीं करते हैं, इसलिए जनता हमेशा अपने को ठगा सा महसूस करती जी। ठीक है, शुक्रिया आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। जीके पाठक जी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, सबसे पहला सवाल मैंने जो आपसे पहले पूछा था वो यही कि कितने करोड़ की लेन देन का पूरा मामला है, मुसीबतें कैसे अब इन आईपीएस अधिकारियों की, इसके साथ ही कमलनाथ की बढ़ सकती हैं? हाँ हाँ चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कमलनाथ पर आरोप है कि उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। और आपको बता दें कि उनके साथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को 3 आईपीएस अधिकारी और इसके साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए हैं, जिनकी 2019 के आम चुनावों में भूमिका संलिप्त थी। इसके साथ ही इस दौरान काले धन के इस्तेमाल में भी कथित भूमिका इनकी सामने आई थी। और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इसके साथ ही तीनों आईपीएस अधिकारियों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती हैं, आगे क्या इस पूरे मामले में हो सकता है?
देखिए जो है राजनीतिक दलों के नेताओं का और अफसरों का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार से सीधे संलिप्त का पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की निकलकर सामने आई है जी। और ये छापे जब पड़े थे तो कहा गया था कि ये राजनीति से प्रेरित हैं और लोकसभा में कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो कांग्रेस को डराने के लिए छापे मारे गए थे। तब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा था कि वो डरने वाले नहीं है और इन छापों से कुछ नहीं होगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो सीबीडीटी ने जो रिपोर्ट सौंपी और पहली बार हुआ है कि आईपीएस अफसरों का सीधे सीधे नाम चुनाव आयोग ने कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। इनमें से कुछ अधिकारी बड़े विवादास्पद पहले ही रहे हैं, जैसे बी मधु कुमार बाबू की बात करें, भोपाल में वो एडिशनल एसपी रहे हैं और लगभग पूरी उनकी नौकरी है। उनको कहता था आईपीएस इंदौर पुलिस सर्विस का अधिकारी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर नौकरी इंदौर में की। इसके बाद वो जब परिवहन आयुक्त बने तो अनादि टीवी ने भी उनका वो वीडियो दर्शकों को दिखाया था जिसमें वो अपने माता से पैसे के लिफाफे ले रहे थे। इसके बाद उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुई उज्जैन में, और जिसकी जांच एडीजी रैंक के अधिकारी की जांच एक एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी कर रहा है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि अफसरों के प्रभाव के कारण उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा पुरुषोत्तम शर्मा का मामला, पत्नी से मारपीट के मामले में उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार जब कैमरे में ट्रैप होने के बाद मधु कुमार बाबू के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। जो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा, वो भोपाल में सीएसपी रहे हैं, उज्जैन इंदौर में लोकायुक्त एसपी रहते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, पटवारियों और तमाम लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की, और तब ये कहा गया था कि वो बहुत ईमानदार अधिकारी है। लेकिन अब जिस प्रकार से उनका नाम निकल कर आया, और सबसे चिंता की बात यह है कि इस रिपोर्ट में जिस बात का खुलासा किया गया कि इन अफसरों ने अपनी गाड़ियों में ये ब्लैक मनी का पैसा पहुंचाया। और दूसरी एक बड़ी बात है, अगर हम बात करें कि जो पीडब्ल्यूडी की बात आ रही है या खासतौर से महिला बाल विकास के विभाग से जो वसूली हुई है, तो मध्य प्रदेश में जो दुर्दशा है बच्चों की, खासतौर से हम कुपोषण की जो स्थिति है, श्योपुर की बात करें, खंडवा की या तमाम शहरों की, कि जब बच्चों को कुपोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है उसके लिए, लेकिन ये मामले कम नहीं हो रहे। और उसका सीधा कारण समझ में आ रहा है कि बड़ी कंपनियों के साथ नेक्सस किया गया, उनको सुविधा देने के एवज में जी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2019 में 19 से ठीक पहले आयकर छापों के मामलों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि वे शक के घेरे में आए सभी तत्कालीन मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। आपको बता दें कि सीबीडीटी की रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई करीबियों समेत कांग्रेस के कई तत्कालीन मंत्री, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए हैं। एफआईआर दर्ज करने के आदेश अब इस पूरे मामले में दिए गए हैं। करोड़ों के हेराफेरी का ये मामला है जो कि 2019 के इलेक्शन के समय सामने आया था। आशीष जी हमारे साथ विशेष संवाददाता, माफ करिएगा, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। सर अपनी बात पूरी करिए और अब ये भी बताइएगा सर, जो पोषण आहार की बात कर रहे हैं तो पोषण आहार की नीति बदल दी गई थी, इसके बाद अभी शिवराज सिंह सरकार ने फिर से बदला है। इसमें रेत कंपनियों के नाम आ रहे हैं जी, उनके लिए नीति बदली गई थी और कहा गया था कि 180 करोड़ में जो होशंगाबाद की रेत खदान है उसका ठेका दिया गया था एक दक्षिण भारत की कंपनी को। तो बाद में इन कंपनियों ने ठेके नहीं लिए, लेकिन इनसे भी पैसा वसूला गया ताकि इनके मनमाफिक रेत पॉलिसी बनाई गई थी। इस रेत पॉलिसी को भी 2 दिन पहले हमने देखा कि कैबिनेट में वापस बदला गया है। तो कह सकते हैं कि पैसा जुटाकर जो बार बार जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है, अडानी अंबानी को कोसते रहे हैं कि ये लोग नीति गिरवी रख रहे हैं, लेकिन इस मामले में साफ तौर पर देखिए कि जिन रेत कंपनियों, पोषण आहार से जुड़े मामले, ठेकेदारों, उन सबके हित में कांग्रेस के तत्कालीन मंत्रियों ने, सरकार ने नीति बनाई और उसके एवज में उनसे वसूली की गई और इसका पैसे का जो बंदरवाट किया गया। तो यही कारण है कि ये पूरा चीज निकल कर आया। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कई सारे ऐसे परिवहन विभाग का नाम आ रहा है कि वहां वसूली की गई है। तो मजे की बात है कि परिवहन और महिला बाल विकास के जय और खनिज, ये 3 ऐसे विभाग हैं जिनमें इमरती देवी उस समय महिला बाल विकास मंत्री थी, तब वे छापे पड़े थे, वो बीजेपी में शामिल हो गई, चुनाव हार गई डबरा से, लेकिन अब भी मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत की बात करें हम तो उसमें उनके पास तब भी परिवहन था, कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में भी परिवहन मंत्री थे, लेकिन 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था और अभी वो बिना पद के लेकिन मंत्री बनने के लिए
प्रेशर बनाए जा रहे हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण नाम हम बात करें अगर प्रदीप जायसवाल की, वो निर्दलीय चुनाव जीते थे, कांग्रेस ने उनको खनिज मंत्री बनाया था और इस खनिज नीति को लेकर उनका और कंप्यूटर बाबा के बीच लगातार टकराव भी हुआ था। उन्हीं कंप्यूटर बाबा पे आरोप लगे थे कि उन्होंने रेत माइनिंग माफिया से पैसा लिया है और इंदौर में भी अभी शिवराज सिंह सरकार ने उनके आश्रमों पर कार्रवाई की, बाबा कुछ दिन जेल भी रहे। चौथी बात अगर हम बात करें कि प्रदीप जायसवाल की, जैसे हमने कहा कि प्रदीप जायसवाल ने तुरंत जिस दिन कमलनाथ सरकार गई 20 मार्च को इस्तीफा दिया, उसके कुछ देर पहले उन्होंने बयान दिया कि मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं सरकार के साथ रहूं और वो जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बने हुए, तो निश्चित तौर पर ये भी संदेह के घेरे में आएंगे या ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उस समय कैसे इनके विभागों से वसूली की गई, किसके कहने पे वसूली की गई और उसकी क्या मजबूरियां इनकी रही थी कि उस समय चुप रहे। तो निश्चित तौर पर एक चलिए शुक्रिया सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आशीष जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष जी अब ये बताइए, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कि कितने करोड़ का लगभग लेन देन है, क्योंकि कई तत्कालीन मंत्रियों, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कई IPS IAS अधिकारी अब संदेह के घेरे में आ गए हैं। कितनी मुसीबतें इनकी बढ़ सकती हैं, इनके पास क्या कोई ऑप्शन हो सकता है और आगे क्या मामला बढ़ सकता है, किस दिशा में ये पूरी जांच जा सकती है? देखिए जया, 281 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा का लेन देन एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय पर होने की बात निकलकर सामने आ रही थी। और इसमें एक और बात निकलकर सामने आ रही थी कि ये पैसा उस समय लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों तक भी पहुंचा था, जिसमें भोपाल, होशंगाबाद, सीधी भी शामिल है। भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के उस समय थे। तो ये पूरा मामला अब निकलकर सामने आया है और CBDT की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। 3 IPS अधिकारी, एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के अलावा एक जो पूर्व मुख्य सचिव का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश में ये चुनाव आयोग के निर्देश के बाद FIR दर्ज होती है और इस पर आगे सियासी बवाल होना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी। और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह पुराना मामला है, झूठा मामला है जो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अब आज बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर मीडिया के सवालों के जवाब भी बीजेपी नेता देंगे कि आखिर ये पूरा मामला है। अब चुनाव आयोग के निर्देश पर FIR दर्ज की गई है। देखना यह होगा कि एक दिन बाद कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। वो क्या कुछ मीडिया से चर्चा करते हैं या आज भी क्या मीडिया से चर्चा करते हैं, कुल मिलाकर अब इस पूरे ही मामले को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बीजेपी पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में इस वक्त आशीष जी खड़ी हो गई है और उन सवालों के जवाब भी देना जनता को जरूरी हो जाएंगे, इन राजनेताओं को। फिलहाल शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।